देश का बड़ा हिस्सा हर साल की तरह इस साल भी बाढ़ की चपेट में। उत्तराखंड से मध्य प्रदेश तक, असम से राजस्थान तक एक जैसी तबाही। पानी की धार लोगों के आशियाने उजाड़ रही। आसमान से बरसती आफत के बीच लाखों लोगों की जिंदगी मझधार में। बारिश होगी तो नदियां तबाही मचाएंगी, इसकी आशंका पहले से थी। फिर भी न सरकारें कुछ कर पाईं और न ही सैलाब का सामना करने के लिए अभिशप्त हो चुके लोग बर्बादी से खुद को बचा पाए। इस साल जब मॉनसून आने में 2 महीने का वक्त बाकी था, तभी संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ने भारत में बाढ़ के असर के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया था कि 1980 से 2017 के बीच भारत में 278 बार विनाशकारी बाढ़ ने हमला किया, जिसकी चपेट में 75 करोड़ लोग आए थे। इस दौरान करीब 6,000 करोड़ डॉलर, 5,870 करोड़ डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में 4,40,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो। रिपोर्ट में 2017 तक का ब्यौरा था, लेकिन तबाही उसके बाद भी थमी नहीं। इस बार भी लोग गांव शहरों को दरिया में डूबता देख रहे हैं। नदियां एक के बाद एक तटबंध तोड़ रही हैं। नदियों के किनारे बसे गांव या तो पूरी तरह डूब चुके हैं या फिर टापू बन गए हैं, जहां राहत पहुंचाने की राह तक बंद है। कोरोना की वजह से 4 महीने से जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो अब बेघर होकर सड़कों पर, तटबंधों पर या फिर स्कूलों में, खुले राहत शिविरों में खानाबदोश हो गए। बिहार के उत्तरी हिस्से यानी नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा पर बसे इलाकों का हाल सबसे बुरा है। नेपाल से आई नदियों के साथ साथ आसमान भी वहां के लोगों का इम्तिहान लेने में जुटा है। 26 जुलाई तक उत्तर बिहार के लोगों को बारिश पर नजर रखने की सलाह दी गई। नेपाल से बाढ़ पहले ही आ रही है, अब बारिश भी आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों की भाषा में इसे येलो अलर्ट कहा जाता है। इसके बाद 2 दिन यानी 27 और 28 को उत्तर बिहार में भारी बारिश का अलर्ट अभी से जारी कर दिया गया है। आज की तारीख तक वहां सामान्य से 55% ज्यादा बारिश हो चुकी। ऐसे में आने वाले दिनों में और बारिश कितना कहर बरपाएगी, ये सोचकर ही लोगों के होश उड़े हुए। सैलाब में गाड़ियां बही जा रही हैं। सैलाब में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सैलाब की भेंट चढ़ गया एक स्कूल। सैलाब में बच्चे नाव चलाना सीख रहे हैं। पहाड़ तोड़ बारिश से मकान टूट गए। बादल, बारिश, नदियों का बढ़ता पानी और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मध्य प्रदेश से लेकर असम, बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक आफत मूसलाधार बरस रही है। सैलाब की तस्वीरों से खौफ लगने लगा है। कहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बही जा रही हैं, कहीं सैलाब के चक्रव्यूह में जान पर बनाई है, कहीं पानी की तेज रफ्तार इमारत को अपनी आगोश में ले रही है, तो कहीं बादल इस कदर बरस रहे हैं कि मकान जमीन दोज हुए जा रहे हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक मॉनसून कहर बरपा रहा है। सबसे बुरा हाल बिहार की जनता का है, जो नदियों के जाल से घिरे होने की वजह से इन दिनों पनाह मांग रही है। कहीं सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। खेत खलिहान, घर मकान जल समाधि लेने लगे हैं। उत्तर बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से चारों ओर तबाही का मंजर है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदियां खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही हैं।
हालत यह है कि कई जिलों में बांध ही टूट गए हैं और गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। बिहार के लाखों लोग सैलाब की विनाश लीला झेल रहे हैं। तस्वीरें बिहार के बेतिया की हैं। यहाँ गंडक नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भी डर जाए। यहाँ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों के घर बार उजड़ चुके हैं। गृहस्थी सड़क पर आ गई है। लोग कमर तक पानी में होकर आ जा रहे हैं। बेतिया के बाशिंदे मचान बनाकर सैलाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो खेतों में खड़ी फसल तबाह हो चुकी है। बारिश के मौसम में यहाँ के लोगों की जिंदगी पानी, नाव और पलायन तक सिमट कर रह जाती है। हर साल ऐसा ही मंजर सामने होता है। हर साल ऐसे ही लोग सैलाब से घिरे होते हैं, लेकिन आज तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण गांव छोड़कर बांध पर जिंदगी बिताना यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। लेकिन इस बार आई बाढ़ ने इनसे बांध का सहारा भी छीन लिया, जिसकी वजह से लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। गंडक किनारे बसे लोगों की जो मजबूरी है, जो उनकी बेबसी है, उसका एक नज़ारा यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरा बांध है और बांध पे ये लोग जो हैं करीब 2006 से इसी तरह बांध पे शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का घर जो है वो डूब गया है। यहाँ पे अपना जो इस बार जो गंडक नदी उफान मचाई है और जो पानी जो आया है उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों का जो सामान वो किस तरह से बांध किनारे लोग अपना जो सामान रखे हुए हैं, ज़रूरत के सामान है, बिस्तर लगा यहीं पे। नाव हम लोग मांग करते हैं तो लोग कहते हैं आप लोग खुद व्यवस्था कीजिए, हम पैसा देंगे। हम लोग कहाँ से नाव हम उपलब्ध कराएं? ना यहाँ पर नाव प्राइवेट है नहीं। अब नाव नहीं है तो किस तरह हम लोग जनता से मदद करें? किस तरह निकाले हम बाढ़ से? कोई अधिकारी ब्लॉक से या बीडीओ से या जिला से कोई भी प्रशासन यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों के राहत के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। जगह बदलती है लेकिन हालात नहीं बदलते। बिहार के अलग अलग जिलों में सैलाब से मची तबाही की तस्वीरें एक जैसी हैं। दरभंगा का हाल देखिए। यहाँ सड़क पर पानी है या पानी में सड़क, पता ही नहीं चलता। घर, स्कूल, हैंडपंप सब सैलाब की आगोश में। डरे सहमे लोग अपना गांव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े जा रहे पानी के कारण नदियां पहले से ही उफान पर हैं। तो अब बागमती नदी का पानी दरभंगा के कई इलाकों में फैल चुका है। नदी का बहाव इतना तेज है कि दरभंगा के सदर प्रखंड में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर बेपटरी हुई जिंदगी रेल की पटरी पर आ टिकी। पानी हेल के जा छी, आबै छी, बाल बच्चा सब डूबै है, पड़ै है। अखनी कोई स्थिति नहीं है निकले के। बाल बच्चा के कहीं नहीं दुआरा है। 4 बजे भोर से सब बाल बच्चा जागल है। लगभग एक सप्ताह से यहाँ दिन रात रह रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, न सांसद या विधायक की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बार भी लोग घूर के नहीं आए हैं। भारी बारिश की वजह से समस्तीपुर जिले में भी सैलाब ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। तो जहां तक देखो सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। लोग गांव छोड़कर सड़कों पर आ गए हैं और खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ प्रभावित समस्तीपुर और दरभंगा के बीच एक रेल पुल के करीब बाढ़ का पानी पहुंचने के बाद यहां ट्रेनों की आवाजाही तक रोकनी पड़ गई। ये मेरा घर है, सब कुछ डूब गया है, सामान तमान और रहने का लिए व्यवस्था रोड पर कर रहे हैं। कुछ अभी तक मदद भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं मिला है? नहीं, सब कुछ डूब गया। सब कुछ डूब गया। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया है। राज्य में एक तरफ कोरोना में फंसे लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही थी ताकि लोगों की जान महामारी से बचाई जा सके। वहीं दूसरी तरफ बांध टूटने और घरों में पानी घुसने की वजह से भगदड़ मच गई। गंडक नदी में बढ़ रहे जलस्तर के दबाव से चंपारण तटबंध टूट गया है। लगभग 30 फीट चौड़ाई में बांध के टूटने से लोगों के घर में पानी घुस गया। ये 6 तस्वीरें बिहार में सैलाब से तबाही की तस्दीक करती हैं। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और अभी मठ बनवारी गांव में पानी चला गया है, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। NH 28 है जो पूरी तरह से पिछले 2 घंटे से ठप पड़ा है और 3 किलोमीटर तक दोनों लेन पर जाम लग गया है। बहुत सारा परेशानी हो रहा है। जो गाड़ी हम लोग बाइक वगैरह कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे बहुत से ज़्यादा कष्ट है। अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं जा पा रहा है आदमी, जिसके लिए हम लोग इसके मतलब ख़त्म करने के लिए पानी को निदान मतलब कहीं से निकले और हम लोग इसको जाम को ख़त्म कर देंगे।
सैलाब के सितम से कराह रही बिहार की आवाम का आक्रोश चरम पर है। लोगों की सिस्टम से नाराजगी बढ़ती जा रही है। हर साल सैलाब का सामना करते करते लोग अब थक चुके हैं, लेकिन सिस्टम तो जैसे अब भी गहरी नींद में है। कोई योजना नहीं, सैलाब को रोकने की कोई प्लानिंग नहीं, बस दावे, दावे और दावे। मूसलाधार बारिश की मार से कोई नहीं बचा है। न हिमालय की वादियों के बीच बसे उत्तराखंड के लोग बचे हैं, न ही ब्रह्मपुत्र की गोद में बसे असम के लोग। बर्बादी की तस्वीरें थोड़ी अलग जरूर दिखती हैं, लेकिन वो सिर्फ भूगोल की वजह से। पहाड़ पर पानी के साथ बहने वाली मिट्टी और पत्थर के मलबे में जिंदगियां दफन हो रही हैं, तो असम में ब्रह्मपुत्र का मटमैला पानी सब कुछ मटिया मेट किए हुए। केंद्रीय जल आयोग ने जानकारी दी कि गुवाहाटी, शोणितपुर, तेजपुर, ग्वालपाड़ा, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, सब जगह ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नौगांव जिलों में फैले असम के मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के करीब 150 जानवर भी बाढ़ में जान गंवा चुके। एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर यह पार्क विश्व धरोहर है, काजीरंगा नेशनल पार्क। इस लिहाज से भी यह सैलाब राष्ट्रीय आपदा ही है। वैसे भी हर साल देश में जितने बड़े पैमाने पर बाढ़ आती है, उसे सरकार और दुनिया भर की एजेंसियां राष्ट्रीय संकट ही मानती। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट से निपटने के लिए कोई संस्था ही नहीं है, कोई संस्था है ही नहीं। आजादी के बाद देश में पहली विनाशकारी बाढ़ 1953 में आई थी, जिसके अगले साल यानी 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का ऐलान किया गया, लेकिन बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ। उसके बाद 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग बना, जिसने 4 साल बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि भारत में औसत बारिश जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो रही है, लेकिन बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। वजह यह बताई गई कि विकास की योजनाएं बनाते समय जल निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया। नदियों के किनारे जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो गई और नदियों पर भी अतिक्रमण हो गया। 2005 में एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नाम की जो संस्था बनी, उसने 2008 में बाढ़ प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट पेश की। उसी में यह बताया गया था कि भारत में हर साल 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर इलाका, 32 करोड़ 90 लाख हेक्टेयर बाढ़ में डूबता हर साल, जिसमें 1805 करोड़ की संपत्ति औसतन और औसतन 1600 लोगों की जान भी चली जाती। एनडीएमए ने देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए 3 चरण की कार्य योजना बनाई थी। पहले चरण में बाढ़ के खतरे वाले हिस्सों की निशानदेही 2010 तक पूरी करनी थी। दूसरे चरण में भारत में बहने वाली सभी नदियों पर निगरानी के लिए स्टेशन बनाए जाने थे। यह काम 2012 तक पूरा होना था, लेकिन सीएजी ने 2017 की अपनी रिपोर्ट में यह काम अधूरा होने पर गंभीर सवाल उठाए थे। एनडीएमए के बाढ़ प्रबंधन का तीसरा और अंतिम चरण 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जो 2012 तक होना था वो 2017 तक नहीं हुआ। अब तीसरा चरण 2025 का लक्ष्य है, जिसके तहत नदियों पर बांध बनाने और उनके कैचमेंट एरिया यानी प्रवाह क्षेत्र से गाद हटाने, नदियों के तटबंधों को दुरुस्त करने, ये जैसे काम होने। अब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। कोसी, गंडक, बागमती जैसी नदियां नेपाल से तबाही मचाने आती हैं। ऐसे में भारत अपने दम पर बाढ़ से कैसे और कितने साल में निपट पाएगा, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है।
4 महीने में ही देश में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जो विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। एक दिन में लगभग 15 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो नदियों का जलस्तर खतरनाक ढंग से बढ़ना शुरू हो जाता है। भारी बारिश और पहाड़ियों या नदियों के आसपास बादलों के फटने से भी नदियां लबालब हो जाती हैं। भारत में बाढ़ सबसे आम और अक्सर आने वाली आपदा है। नेशनल फ्लड कमीशन के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है। लगभग 60% से अधिक नुकसान नदियों में आई बाढ़ से होता है, जबकि 40% नुकसान की वजह भारी बारिश और चक्रवात के बाद आने वाली बाढ़ है। लेकिन आज तक कुदरत की इस कहर से बचने के लिए ठोस रणनीति नहीं बनी, जिसकी वजह से हर साल तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आती। असम के काजीरंगा से लेकर गुवाहाटी, बोंगाई गांव से लेकर सोनितपुर और जोरहाट से लेकर धुबरी तक सैलाब हर साल की तरह इस साल भी तबाही मचा रहा है। फिलहाल राज्य के 30 जिलों में बाढ़ का कहर है। इससे 70 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अब तक राज्य में 125 लोग बाढ़ की वजह से जान गंवा चुके हैं। वहीं 26 जिलों में हालात बहुत बुरे हैं। इसमें गोलपारा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां करीब 5 लाख लोग बाढ़ की चपेट में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन और स्थानीय लोग राहत और बचाव के काम में जुटे हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं। असम के 2548 गांव पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं और हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। राज्य के 20 जिलों में 391 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 45,281 लोग ठहरे हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में अब तक 123 जंगली जानवर मारे जा चुके हैं, जिनमें 12 गैंडे शामिल हैं। असम में तो हर साल सैलाब ऐसे ही तबाही मचाता है, लेकिन जरा मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखिए। लंबे समय के बाद तेज बारिश क्या हुई। सीहोर में बाजार पानी में डूब गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि बाजार में खड़ी बाइक और स्कूटी बहने लगी। लोग सैलाब में समाती अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश करते भी नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सेल्फी लेने के चक्कर में 2 लड़कियों की जान पर बना है। 8 लड़कियों का ग्रुप पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा था, जहां सेल्फी लेने के लिए 2 लड़कियां पेंच नदी के बीच में पत्थर पर जाकर बैठ गईं। इसी बीच अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और दोनों नदी में ही फंस गईं। लड़कियों की सहेलियों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को इसकी खबर दी, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया। कुछ सालों पहले उत्तराखंड में आई भयंकर बाढ़ का कारण बादल फटना ही था। इस बार भी कुदरत की टेढ़ी चाल से यहाँ के लोग बेहाल हैं। बारिश के चलते यहाँ कई गांव जमींदोज हो गए हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं। ऊपर से भूस्खलन ने लोगों में खौफ भर रखा है। पिथौरागढ़ के एक गांव में जब न्यूज 18 की टीम लोगों का हाल जानने पहुंची तो वहां की भयावह तस्वीरों से सामना हुआ। ये छाना गांव में हम बिल्कुल जो नदी बह रही है उसके पास मौजूद है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ जहाँ पर फिलहाल आपको मलबा नजर आ रहा है, यहाँ पर लोगों के घर थे, मकान थे जो पूरी तरह से टूट गए हैं। जो मकान बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, ये तमाम आप देख रहे हैं सिर्फ मलबा ही यहाँ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड जब यहाँ पर हुआ बारिश के बाद तो ये तमाम पूरा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये टॉयलेट है, आधे से ज्यादा टूटी हुई नजर आ रही है। गाँव के प्रधान ही नहीं आया और कहाँ पटारी, कहाँ तहसीलदार, कोई नहीं आए हमें पूछने के लिए। हम किसी के घर में बाहर सामान रख के न हमको टेंट मिला, न हमको कोई सुविधा मिला। उत्तराखंड के 3 जिलों में अगले कुछ दिन बारिश की संभावना जताई जा रही है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल के ज्यादातर इलाकों में तेज बौछारों के साथ भारी बारिश हो सकती है, तो राज्य के दूसरे इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल बारिश की संभावना बनी हुई है, मतलब आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं।
कानपुर कभी यूपी की शान हुआ करता था। इसकी पहचान क्रांतिकारियों से थी, कारोबारियों से थी, कवियों, साहित्यकारों, पत्रकारों से थी। लेकिन अब कानपुर में अपराधियों की तूती बोल रही है और पुलिस उनकी जूती जैसी नजर आ रही है। माफी चाहूंगा इतने कड़े शब्दों के लिए, लेकिन सच्चाई यही है कि कानपुर पुलिस का हाल ऐसा हो चुका है कि अब 2 टके के होंडे मवाली भी उसे तिगनी का नाच नचा रहे हैं। विकास दुबे को पनाह देने के आरोपों का दाग अभी मिटा नहीं है और कानपुर पुलिस की काबिलियत पर एक बड़ा सा काला धब्बा लग चुका। वहां 22 जून को संजीत यादव एक युवक को अगवा किया गया था। घर वालों ने पुलिस को बताया। करीब हफ्ते भर बाद अपहरण करने वालों ने संजीत के घर वालों को फोन करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस को इसकी खबर भी दी गई। पुलिस वालों के कहने पर ही घर वालों ने जैसे तैसे फिरौती की रकम का जुगाड़ किया। कहा जा रहा है कि फिरौती भी दी गई, लेकिन संजीत नहीं छूटा। 1 महीने बाद अब पुलिस ने संजीत यादव किडनैपिंग केस का पर्दाफाश किया तो सवालों की फांस पुलिस के गले में ही अटक गई। पुलिस का दावा है कि संजीत यादव को उसी के एक दोस्त ने अपने साथियों की मदद से अगवा किया था। फिर संजीत की हत्या करके उसका शव कानपुर में ही पांडु नदी में ठिकाने लगा दिया। फिलहाल संजीत यादव का शव नहीं मिला। शव मिलने की उम्मीद भी कम है, क्योंकि पुलिस ही बता रही है कि संजीत की हत्या 26 जून को हुई थी और जिस पांडु नदी में शव फेंकने की बात कही जा रही है वो आगे जाकर गंगा में मिल जाती। गंगा के उफान में बहते बहते शव कहां गया होगा, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। 1 महीने तक पुलिस के सामने गुहार लगाते रहे संजीत के घर वाले अब सदमे में। पुलिस के काम करने के तरीके पर वो जो सवाल 1 महीने से उठा रहे थे, उन्हें यूपी सरकार ने भी अब वाजिब माना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एक आईपीएस अफसर समेत 10 पुलिस वालों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। गोपालदास नीरज भी कानपुर के, उन्होंने लिखा था, कानपुर आह आज याद आई तेरी फिर। कानपुर आह आज याद तेरी आई फिर, स्याह कुछ और मेरी रात हुई जाती है। आंख पहले भी ये रोई थी बहुत तेरे लिए, अब तो लगता है कि बरसात हुई जाती। पैसे थे मेरे, मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कबलाओ कि नहीं थे पैसे। आज पुलिस की लापरवाही की वजह से मैंने मेरा भाई खो दिया। फिर सामने आई कानपुर पुलिस की नाकामी। पुलिस ने मेरे साथ बहुत धोखेबाजी की, बहुत किया। अगर शुरुआत से एक्शन में होती तो किडनैपर को पकड़ लेती। फिर कानपुर पुलिस पर लगा दाग। घोर अन्याय करती है पुलिस, पैसे खाती। फिर कटघरे में खड़ी है कानपुर पुलिस। कलेजा चीर देने वाली चीख की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां एक बार फिर पुलिस की नाकामी ने एक परिवार को उजाड़ दिया। रोती बिलखती इस महिला ने अपने जवान बेटे को खोया है, जिसके गम में ये सुध-बुध खो बैठी। जिस तरह मेरे भाई का गला दाबा है, उसी तरह उनको भी फांसी दी जाए। चीख चीख कर रो रही इस बहन ने अपने भाई को गंवाया है, जिसका गुस्सा भी इसकी चीखों में साफ दिख रहा है।
सुबह से यही कहते थे कार्रवाई कर रहे हैं, केस खुला रखा है, जबकि केस 2 दिन पहले ही खुल चुका था। हमें 12 बजे रात में बुला के सूचना की है। और ये उस बाप का दर्द है जो जवान बेटे को खोने के गम में शायद अपना होश भी खो बैठे। हमारा बच्चा खा लिया बच्चा खा लिया इनने। यहाँ हर ओर जितना गम दिखाई दे रहा है उतना ही गुस्सा भी भड़का हुआ है। ये गुस्सा कानपुर की उस पुलिस के खिलाफ है जिसके दामन से अभी विकास दुबे मामले के दाग भी हल्के नहीं हुए हैं। कानपुर पुलिस की वर्दी पर अब नया दाग लगा, संजीत यादव के कत्ल के मामले का, जिसमें पुलिस पर लापरवाही बरतने समेत कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। कानपुर पुलिस का दामन एक बार फिर क्यों दागदार हुआ है, ये आपको बताएं। उससे पहले संजीत के कत्ल की दर्दनाक दास्तान आपको सुनाते हैं। 22 जून को कानपुर के संजीत यादव नाम के शख्स का अपहरण हुआ। 23 जून को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। पुलिस के बयान के मुताबिक 26 जून को संजीत ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलने की कोशिश की, जिसके बाद अगवा करने वालों ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद 29 जून को अपहरणकर्ताओं ने संजीत के परिवार वालों को फिरौती के लिए फोन किया। इस वारदात के पूरे 1 महीने बाद यानी 23 जुलाई को पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने संजीत की हत्या करने की बात कबूल कर ली। 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। कानपुर पुलिस पर परिवार के लोगों का इल्जाम ये है कि उन्होंने पूरे 1 महीने तक इस मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया और लापरवाही बरती। परिवार वालों का कहना है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो शायद संजीत जिंदा बच जाता। बहुत लापरवाही रही है। अगर शुरू से पुलिस एक्शन लेती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। जिस तरह हम सब जगह गुहार लगाते रहे, आज पुलिस की लापरवाही की वजह से मैंने मेरा भाई खो दिया। सुबह से यही कहते थे कार्रवाई कर रहे हैं, केस खुला रखा है, जबकि केस 2 दिन पहले ही खुल चुका था। हमें 12 बजे रात में बुला के सूचना की है। पुलिस ने संजीत का अपहरण करने और उसकी हत्या के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी असलियत जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि परिवार के लोग भी सन्न रह गए। संजीत यादव लैब टेक्नीशियन थे। 22 जून को संजीत अपनी बाइक से अस्पताल से निकले। रास्ते में संजीत के कुछ दोस्त मिले जो उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। इन्हीं दोस्तों ने संजीत को बंधक बना लिया और बाद में उनका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद संजीत के शव को अपहरणकर्ताओं ने कानपुर की पांडू नदी में बहा दिया। 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये अपहरणकर्ता जब मीडिया के कैमरे के सामने आए तो उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल किया। हाँ, बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा, कैसे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए कि पैसा बहुत इसलिए उसको मारा। जी सर। संजीत के अपहरणकर्ताओं ने उनके परिवार से फिरौती के तौर पर 30 लाख रुपए मांगे थे। इसकी जानकारी भी पुलिस को दी गई थी। लेकिन अब संजीत की मौत के बाद फिरौती की रकम को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, जिससे ये पूरा मामला उलझ गया है। साथ ही इस मामले में फिरौती को लेकर ही कानपुर पुलिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। संजीत हत्याकांड में फिरौती का उलझा खेल बेहद हैरान करने वाला है। घोर अन्याय करती है पुलिस, पैसे खाती। कानपुर में बिकरू कांड के बाद पुलिस की साख पर जो सवाल उठे थे उनका जवाब देने से पहले ही कानपुर पुलिस एक बार फिर इन सवालों के घेरों। संजीत यादव के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने ही संजीत के घर वालों को कहा था कि फिरौती की रकम जुटाओ
और बदमाश जब पैसे लेने आएंगे तो पुलिस उनको पकड़ ले। लेकिन न तो अपहरण करने वाले पुलिस के हाथ आए और न ही फिरौती की रकम बची, उसे भी बदमाश ले गए। पुलिस ने संजीत के अपहरण के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सुनाई, वो अपने आप में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाने के लिए काफी। कानपुर पुलिस का दावा है कि संजीत के अपहरण का मास्टरमाइंड कुलदीप नाम का शख्स है, जो संजीत के साथ ही काम करता। वही संजीत को शराब पिलाने के बहाने अपने घर ले गया और उसे बंधक बना लिया। आमतौर पर किसी के लापता होने या अगवा होने पर पुलिस की तफ्तीश दोस्तों और साथियों से ही शुरू होती है। ऐसे में यह सवाल बड़ा है कि पुलिस ने संजीत के साथ काम करने वालों की कुंडली ठीक से क्यों नहीं खंगाली। अपहरण की आशंका हो तो पुलिस सीसीटीवी की मदद से सुराग जुटाती। संजीत जिस लैब में काम करता था, वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चल सकता था कि वो आखिरी बार कब निकला, किधर गया, किसके साथ गया। आरोप है कि संजीत अपहरण केस की जांच करने वाले पुलिस अफसरों ने ऐसा कुछ नहीं किया। यह भी पता चला कि संजीत की हत्या करने के बाद अपहरण करने वालों ने फिरौती के लिए उसके घर वालों के पास 2 दर्जन बार फोन किए। ऐसे मामलों में फोन पर 24 घंटे पुलिस की नजर होनी चाहिए ताकि सर्वेलेंस के जरिए अपहरणकर्ताओं तक पहुंचा जा सके। पुलिस इस तरीके से भी सुराग ढूंढने में नाकाम रही। पुलिस की जानकारी में, पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से अपहरण करने वाले फिरौती की रकम लेकर रफू चक्कर हो गए, उसके बाद तो संजीत के घर वाले खुला आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने भरोसा तोड़ दिया। कानपुर पुलिस की वर्दी पर संजीत हत्याकांड के दाग। फिरौती को लेकर उठे कानपुर पुलिस पर सवाल। संजीत के परिवार का पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस पर सवाल उठाती ये है संजीत यादव की मां, जिनका दावा है कि संजीत की रिहाई के लिए उन्होंने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद भी उनका बेटा उन्हें नहीं मिला। पुलिस पर यही आरोप संजीत की बहन रुचि भी लगा रही है। कानपुर के संजीत हत्याकांड में पुलिस पर जितने दाग लग रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मामला फिरौती को लेकर ही है, जिसे लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। फिरौती को लेकर परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख रुपए दिए, जबकि पुलिस का कहना है कि फिरौती ही नहीं दी गई। वहीं इस मामले में पकड़े गए अपहरणकर्ताओं का कहना है कि उन्हें फिरौती मिली ही नहीं। इसी तरह फिरौती के पैसों के बैग को लेकर भी अलग अलग दावे हैं। परिवार का कहना है कि उन्होंने बैग में रखकर पैसे दिए, जबकि पुलिस का दावा है कि बैग में पैसे थे ही नहीं। जबकि अपहरणकर्ता बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें पैसा नहीं मिला। फिरौती को लेकर संजीत की मां, पुलिस और अपहरणकर्ता तीनों के ही बयान सामने आ चुके हैं, लेकिन उन्हें सुनकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इनमें सच्चा कौन है और झूठा कौन। अपने बच्चे को अचार और पूरी बेच देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। दिए अचार बार दिए। पैसे थे मेरे। मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कब लाओ कि नहीं थे पैसे थे। परिजनों का ये कहना था कि उन्होंने 30 लाख रुपए वो बैग में रखा था, जिस बैग में एक मोबाइल भी रखा था। अब तक परिजनों से ही हम लोग बात करते रहे हैं। अब मुलजिमानों से जब हम लोगों ने पूछताछ किया है, मुलजिमानों के द्वारा कत्ल के आरोप एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट पैसे की बात बिल्कुल भी नहीं की। बता रहा था मेरे पास 2 ट्रक है मेरे पास और 2 कारें हैं और मेरा खुद का सट्टाबाजी चलता है। अच्छा, फोन में 50-60 हज़ार इसे कमा लेते हैं, तो हमें ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं रहती। अच्छा, कह रहे उसने तुम पैसे के लालच में आ गए, पैसा बहुत इसलिए उसको मारा। जी सर। फिरौती को लेकर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन पीड़ित परिवार के आरोप और भी गंभीर हैं। पीड़ित की मां और बहन तो पुलिस पर अपहरणकर्ताओं से मिली भगत का भी आरोप लगा रहे हैं।
हमें 12 बजे रात में बुला के सूचना की है। हमें 12 बजे रात में बुला के की। हम तो अब भी अपने भाई की डेड बॉडी मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं वो मिल नहीं रही है। मेरे भाई का मोबाइल नहीं बरामद हुआ, अभी बैग नहीं हुआ, बाइक मिली है बस। संजीत की मां और बहन के आरोप सच माने जाएं तो यही साबित होता है कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को फिरौती भी दिला दी और वो संजीत को जिंदा वापस भी नहीं ला सके। लेकिन फिरौती की रकम के इस पेंच के बीच संजीत के पिता का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में संजीत के पिता बैग में नकली नोट रखे जाने की बात कह रहे हैं। संजीत की हत्या के मामले में अब एक नया खुलासा सामने हो रहा है। न्यूज़ 18 ख्यात वो वीडियो लगा है जिसमें मृतक संजीत के पिता चमन ये बात कह रहे हैं कि नकली नोटों की 9 से 10 बंडल दुकानदार के यहाँ से लिए गए। यानी वो नकली नोट थे जो 500-500 के दिए गए थे बैग में भर के। यानी जिन बातों पर शंका थी कि वो नए नोट हैं कि नकली नोट हैं कि असली नोट हैं, उस पर कहीं ना कहीं मृतक के पिता ने साफ तौर पर ये मोहर लगाई कि और ये नोट हम लोगों ने 9 दुकानदार से बर्रा के लिए थे। वहीं एक पूछताछ में बर्रा के दुकानदार ने ये बताया कि उससे 30 से 35 वर्ष का युवक 4 से 5 बंडल लेके गया है। नकली गड्डी है, लगता है 9 जन 10 गड्डी लेके आए। कहाँ से? ये कहीं बच्चों वाली नहीं जो आती है। कहाँ से लाए थे? ये कहीं हनुमान मंदिर के। संजीत के पिता के इस दावे के साथ ही बच्चों के खेलने की करेंसी बेचने वाला एक दुकानदार भी सामने आया। उसका कहना है कि वो खिलौने की दुकान का मालिक है और वो बच्चों के खेलने की नोट भी रखता है। उसकी दुकान से एक शख्स ने 500 की गड्डियां खरीदी थी। अपने 2-2 4-4 देते हैं, ज्यादातर जाते हैं, ज्यादा लाते नहीं हम। बस होता है कि एक गड्डी 2-2 गड्डियां होती हैं। तो एक दिन आया एक आदमी। संजीत के पिता और खिलौने बेचने वाले के बयान से फिरौती को लेकर ये मामला और उलझ गया है। लेकिन संजीत की मां और मामा का कहना है कि उन्होंने शादी के लिए रखे गहने और घर गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया था। दो शादी के लिए कैसे आखिर फोड़ के पैसे इकट्ठा किए थे। अपने बच्चे को अचार और पूरी बेच देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। जो घर में जेवर थी, घर गिरवी रख के, जो नाते रिश्तेदार जितना जो उसका जेवर शादी के लिए बांजी के लिए रखा था, वो पैसा सब मिला उन लोगों को सब दिया। जेवर रखे, वो जेवरात भी थी, सब बेच बाच के उन्हें दिया। संजीत हत्याकांड में फिरौती को लेकर बहुत से पेंच है। संजीत का परिवार तो ये भी कह रहा है कि उन्होंने पुलिस के कहने पर ही 30 लाख रुपए का इंतजाम किया था। बहरहाल इस हत्याकांड को लेकर कानपुर पुलिस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस हत्याकांड से बेहद नाराज हैं और अब तक एक IPS अफसर समेत 10 पुलिसकर्मी इस मामले में निलंबित किए जा चुके हैं।